हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो आज हम अतीत भाग 2 पाठ 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जनपाठ को पढ़ते हैं। और मैं पाठ से भी और पाठ के द्वारा बनाए गए प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पूर्णतः समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हो है ना, ये मैप जो है जैसे काबुल, पुष्कर, वृंदावन, अजमेर, यमुना नदी, गंगा नदी, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, कलकत्ता, ये जो है विभिन्न शहरों के नाम को दर्शा रहा है ना। तो एक मध्य युगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसे आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक देश, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादनों के भी केंद्र थे। ओके, यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाई जा रही है। उसके पूर्व में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रशासनिक केंद्र, आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले जो है की यात्रा में चलते हैं। ओके, जैसे मंदिर नगर और तीर्थ, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीय नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। जैसे कांसा, घंटा, धातु और लुप्त मोम तकनीकी से जो है मंदिर का क्या किया जाता था बच्चों, निर्माण किया जाता था। ये है ना। तो कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे जिसे टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर जो है सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगर, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में बिलस्वामिन, जिसे भीलसा या विदिशा कहते हैं, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई जिसे तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। जैसे अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया।
यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। हाँ, पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। प्यारे बच्चों, छोटे नगरों जैसे संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजारें थी जिन्हें हट, जैसे बाद में हाट कहा जाता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तौलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापारी की वस्तुओं पर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कारीगरों की, तो बाजारों पर जैसे कर किस तरह से लगते थे, तो यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारी पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बारे में भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। आज बाजारों पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और इनका क्या प्रयोग या क्या किस तरह से इनका काम उपयोग किया जाता है, ये आपको करना है। ओके, तो अगर हम आगे पढ़ते हैं तो 8वीं शताब्दी में परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। अनेक अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल और समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों ने हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, तीन मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनके व्यापार में बहुत लाभ होता था उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसालों से। जो वहाँ मसाले होते थे वो जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि होते थे।
अगर नगरों में शिल्प जनों की बात करें, अगर नगरों में शिल्प जनों की बात करें प्यारे बच्चों, तो हाँ सही है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे कि इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं, हेलो, हाँ, तो प्यारे बच्चों, शहरों के बदलते हुए भाग्य, जैसे कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य व्यापारिक जो है नगर से पहले अपेक्षा का विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। ओके, अगर हम बात करते हैं किलाबंद नगरों की, तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं इनमें, है ना। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज से 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया गया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवार और बुर्जों से जो है सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट और चपटी हैं। ओके, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों के भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाली कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाली मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंडे का जमघट लगा रहता था। अगर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार थोड़ा सा देख लेते हैं। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। उसका जो है मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी किया जाता था, क्योंकि सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, है ना। जोखिम भरा दौर, जैसे मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था और गोलकुंड में कुतुब शाहकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही
एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। ओके, आगे अगर देखते हैं बच्चों, तो जैसे कि नए नगर और व्यापारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हाईलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बिरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके साथ बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। ओके, आगे अगर बढ़ते हैं तो जैसे वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों और द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचाने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा था। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिम्बस लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज जो है नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हालैंड और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1992 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाली के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को क्या किया, नष्ट कर दिया। ओके बच्चों, अगर प्रश्नोत्तर में आते हैं तो पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि आपके मत से लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? तो तंजावुर चोल राजाओं की राजधानी थी। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इसी सुंदर नगर के पास है। इस नगर में सुंदर और भव्य कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हो चुका था। इस नगर में मंदिर के अलावा अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना जो है दरबार लगाते थे। नगरे उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ था। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी जो है उदाहरण है। मंदिर नगरी का एक अत्यंत सुंदर जो है नमूना है। दूसरा देखते हैं कि आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग के क्या क्या लाभ थे, ठीक है ना। तो लुप्त मोम तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसी छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी की खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी।
तो चिकनी मिट्टी के आवरण को उसके बाद चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। तीसरा है कि आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूले जाते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो चलिए देख लेते हैं। बाजार में लगने वाले कर बिक्री हैं, इन्हें सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वसूल करते हैं। ये कर विक्रेताओं से वसूल किए जाते हैं। इन करों का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों, विकास कार्यों और लोक कल्याण कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है ना। आपके विचार से हम्पी नगर किलेबंद क्यों थे? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इस नगर को किलेबंद किया गया था, जिससे कि यह नगर बाहरी आक्रमणकारियों से जो है सुरक्षित रह सके। अगला देखते हैं कि अंग्रेजों और हालैंड वासियों मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिए। तो देख लेते हैं। मसूलीपट्टनम समुद्र के किनारे बसा हुआ है। पहले यहाँ पर मछुआरे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी लोग भी यहाँ रहने लगे। व्यापारी लोगों का दूसरे देशों से व्यापार होता रहता था और यहाँ पर इंग्लैंड तथा हॉलैंड के निवासी आते जाते रहते थे और वे यहाँ पर रुकते भी थे। इस स्थान पर जहाज़ों के लिए लंगर डालने की व्यवस्था हो गई थी। व्यापारिक सुविधाओं के कारण जो है अंग्रेज और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय लिए थे। ये कुछ रिक्त स्थान है, तो थोड़ा ये आपने स्वयं ही करना है। वैसे आंसर यहाँ है, बट आप स्वयं करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही गलत भी आपने स्वयं करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तो देखते हैं। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों द्वारा की जाती थी। उनकी जो जल की कमी थी, कुआं और तालाबों से उसको पूरा किया जाता था। आगे देखते हैं कि मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? तो ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिकी मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। ओके। पांचवा क्वेश्चन है, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए थे? तो मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के जो है निम्न कारण हैं। जैसे मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामघर, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है मंदिर के आसपास बसते गए। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा किया करते थे तथा राजा द्वारा भी भूमि एवं धन अनुदान दिए जाते थे। इससे मंदिर के पुजारियों की आजीविका जो है चलती रहती थी। तो अगर बात करते हैं कि तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों, पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों को आवास स्थान बनाया गया। ओके। अगला देखते हैं कि मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे? तो बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे मंदिर के निर्माण के लिए शिल्पी जन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। शिल्पीकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। मंदिरों के कलात्मक रूप को सजाने का कार्य भी किया करते थे। ओके। लोग दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? तो उनके भी जो है निम्न कारण है। जैसे सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था, जहाँ से पश्चिम एशिया के देशों से व्यापार होता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों को जो है रोजगार मिला हुआ था। सूरत एक व्यापारिक नगर था, जहाँ पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार भी थे।
अगला है कि कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार जो है भिन्न थे। तो तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है, इसलिए तंजावुर शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। दोनों नगरों के शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। जैसे कलकत्ता में मुख्य शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी व जूट उत्पादन तक सीमित था। तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियाँ, धातु के दीपदान, मंदिरों के घंटे, आभूषणों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। यहाँ पे बच्चों थोड़ा विचार करें पाठ से है। तो इसमें जो है जैसे सूरत नगर और टेकरी कस्बा की तुलना किस तरह से की जा सकती है। तो सूरत एक व्यापारिक नगर है, यहाँ पर लोगों को आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, जबकि टेकरी एक छोटा सा कस्बा है जो ग्रामीण एवं क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। सूरत एक महानगर है जिसकी आबादी 28 लाख से अधिक है, जबकि टेकरी की आबादी 20,000 से भी कम है। सूरत एक औद्योगिकरण, प्रशासनिक, व्यापारी नगर के रूप में विकसित हो चुका है, जबकि टेकरी ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रखंड है। ओके। 10वां है कि सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप अपने विचार को यहाँ पे बताएं। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ जो है यात्रा करते थे। सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे। प्राचीन व मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नावें आदि प्रमुख थे, अर्थात यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। ठीक है ना। तो प्राचीन व मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, हाँ ये हो गया। वर्तमान समय में भी सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते थे, उन्हें विभिन्न कर चुकाने पड़ते थे तथा व्यापारी के लिए दूर दराज तक क्या करने पड़ते थे, यात्राएं। अब समस्याएं क्या क्या होती थीं। जैसे व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक अच्छा हो तो गया। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।